वेलकम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू द क्लास। ठीक है, तो ये हम लोग का बायोमोलिक्यूल्स का थर्ड क्लास होने वाला है। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम लोगों ने कल ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल्स का कार्बोहाइड्रेट्स और मोनोसेक्राइड्स वगैरह सब कुछ कवर कर लिया था। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा पॉलीसेक्राइड्स बचा उसको फिनिश करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन से हम लोग करेंगे अपना। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। ठीक है, तो व्हाट इज पॉलीसेक्राइड्स बेसिकली, तो हम लोगों ने पहले ही डिटेल में पढ़ लिया था कि अगर मोनोसेक्राइड्स which do not hydrolyze, oligosaccharides which on hydrolyze give 2 to 10 molecules of monosaccharide, and polysaccharide which give the more than 10 नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। सो उसको आप लोग बोलते थे कि पॉलीसेक्राइड्स है। मतलब इट कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स जॉइंट टुगेदर बाय द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इसमें ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, तो ध्यान से समझना। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसको बोलते हो आप लोग, क्या है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना। तो इट कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट जॉइंट टुगेदर बाय अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दे मेनली एक्ट एज अ फूड स्टोरेज और ए स्ट्रक्चरल मटेरियल। तो किसकी तरह काम करते हैं, सो दे मेनली एक्ट एज अ फूड स्टोरेज और भी से स्ट्रक्चरल मटेरियल। तो उनकी तरह ये काम करते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल्स देखते हैं फटाफट इनके कुछ। तो एग्जांपल्स हैं इनके, जैसे कि स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया दैट इज कॉल्ड वुड ऑफ ट्री, ग्लाइकोजेन हो गया। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं हमारे पॉलीसेक्राइड्स के। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। अब चलो इसमें हमें डिटेल में पढ़ना है थोड़ा सा स्टार्च को, कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म स्टार्च। जैसे कि आप फिगर देख पा रहे हो, स्वीट पोटैटोज, इनमें भी हमारा क्या होता है, स्टार्च बहुत ज्यादा अच्छे क्वांटिटीज में होता है। तो स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स इन प्लांट, और वी कैन से दैट कि एनर्जी स्टोरेज होते हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारा पोटैटो हो गया, कॉर्न हो गया, राइस हो गया, साबूदाना हो गया। इन सब में बहुत ही अच्छे क्वांटिटीज में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, स्टार्च प्रेजेंट होते हैं। नाउ अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं, अगर मैं केमिकल कॉम्पोजिशन का बात करूं, तो कॉम्पोजिशन क्या रहता है स्टार्च का, दैट इज C6H2O5 एंड एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस। ठीक है, तो फॉर्मूला स्टार्च का याद रखना आप सभी को, C6H2O5 है। स्टार्च इज अ मिक्सचर ऑफ अ टू मेजर कंपोनेंट। फर्दर जो स्टार्च होता है वो दो मेजर कंपोनेंट से मिलके बना होता है। एक जो वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट होता है और दूसरा जो वाटर इनसोल्यूबल कंपोनेंट होता है। तो दोनों के बारे में बात करते हैं हम लोग फटाफट, है ना। ओके, सो क्या क्या हो जाएगा भाई, जो वाटर सोल्यूबल होगा और जो वाटर इनसोल्यूबल होगा। तो जो वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एमाइलोज, और जो वाटर इनसोल्यूबल कंपोनेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। तो अराउंड ये 50 to 20% तो हमारे में वाटर सोल्यूबल पार्ट होता है जिसको हम लोग अमाइलोज बोलते हैं, और 80 to 85% हमारा क्या होता है यहाँ पे, अमाइलोपेक्टिन होता है। ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं कि ये वाटर insoluble component है। It means starch is a mixture of two major components. The one is called amylose and the other is called amylopectin. और water soluble component होता है amylose, जो कि 15 to 20% के तकरीबन होता है, और जो water insoluble component होता है that is called amylopectin। तो ये आपको याद रखना है। तो चलो थोड़ा सा amylose की बात कर लेते हैं कि amylose फर्दर किससे मिलके बना होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर बाय द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये चीज तो मैंने पहले ही क्लियर कर दी है कि पूरे स्टार्च में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होने वाला है पॉलीसेक्राइड्स के अंदर, है ना। तो इट कंसिस्ट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट ज्वाइन टुगेदर बाय द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ वन ग्लूकोज यूनिट टू C4 ऑफ द नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, यहाँ पे डी ग्लूकोज की लगभग 200 से लेके 1000 यूनिट्स तक होती हैं। तो चलो फटाफट इसका देखते हैं कि किस तरीके से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है एमाइलोज के अंदर। ठीक है, तो ये देखो बेटा, जैसे मैंने बताया कि नंबर 1 और 4, तो 1 और 4 आपको दिख रहा होगा। तो बिटवीन 1 and 4 वी हैव अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दिस इज कॉल्ड C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये देखो यहाँ पे भी C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ऐसे 200 से लेके 1000 यूनिट्स होते हैं डी ग्लूकोज के, जो आपस में जुड़े हुए होते हैं और फॉर्मेशन करते हैं अमाइलोज का। यानी सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि अमाइलोज में कौन से दो यूनिट्स होते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर बताना है कि इसमें अल्फा डी ग्लूकोज ही होता है, और अल्फा डी ग्लूकोज के बीच ही
कौन सा बॉन्ड बनता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। तो ऑलवेज रिमेम्बर दिस पॉइंट, जब भी कोई पूछेगा कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच बनेगा, तो बोलना है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स जो है वही जुड़ जुड़ के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं। पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा हो रहा है, जैसे यहाँ पे C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अमाइलोज के अंदर C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। क्लियर है ये चीज सबको? जल्दी से एक बार कंफर्म कर दो बेटा फटाफट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एमाइलोज के बारे में कि दो अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स को ज्वाइन करके बनता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और वो कौन सी यूनिट ज्वाइन होती है? C1 और C4, ठीक है। अब चलो बात करते हैं अमाइलोपैक्टीन की, ठीक है, कि व्हाट इज दिस अमाइलोपैक्टीन। सो अमाइलोपैक्टीन हैज अ ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, जैसा कि वो हमारा जो था एमाइलोज वो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन ये क्या होता है बेटा, अमाइलोपैक्टीन हैज अ ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। दूसरा, it is composed of the chain of 25 to 30 alpha D glucose units joined by the glycosidic linkage between C1 of one glucose unit and C4 of the next glucose unit, है ना? यानी it is composed of the chain 25 to 30 alpha D glucose units का chain होता है which is joined by the glycosidic linkage between C1 of one glucose unit and C2 of the next glucose unit. And these chain are in turn connected to each other by C1 and C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ पे देखो तुम दो तरीके का लिंकेज हो रहा है, एक C1 C4 हो रहा है जैसे कि अमाइलोज में हो रहा था, और एक हो रहा है बेटा C1 और C6 के बीच भी, है ना? तो उससे इसका ब्रांच चेन स्ट्रक्चर बनता है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ लिंकेज, पहला है C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जिसको हम क्रॉस लिंक्ड बोलते हैं, और एक है C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो दो तरीके का लिंकेज है इसके अंदर, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिंकेज, दैट इज C1C6 जिसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे, क्रॉस लिंक बोलेंगे, एंड एक है बेटा आपका C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। चलो, तो आप फटाफट देखते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन अमाइलोपैक्टीन कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अमाइलोपैक्टीन के अंदर किस तरीके से होता है, कैसे दिखाई देता है, इसको देखते हैं फटाफट। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन अमाइलोपैक्टीन, क्लियर है? चलिए, तो ये है बेटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन अमाइलोपैक्टीन। तो आपको दिख रहा होगा ये 1 और 4 के बीच है, दैट इज C1 एंड C4 के बीच ये वाला लिंकेज आपको दिख रहा है, राइट? एंड सिमिलरली वी हैव अ लिंकेज बिटवीन C1 एंड C6। सो वी हैव अ टू टाइप ऑफ लिंकेज, एक तो C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और एक C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है जो इसका क्रॉस चेन स्ट्रक्चर जिससे कि बन रहा है। तो इस तरीके से आपको लिंकेज को याद रखना है, यानी अमाइलोपैक्टीन में दो तरीके का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, C1C4 C1C6, और अमाइलोज में सिर्फ C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से बेटा ध्यान में रखना है सभी लोगों को। नेक्स्ट चलो, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सैलुलोज की, ठीक है, कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म सैलुलोज। ये भी हमारा पॉलीसेकेराइड्स का ही पार्ट है। सो सेलुलोज अकर एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स एंड इट इज अ प्रीडोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है। लीनियर चेन नेचुरल पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स ज्वाइंड बाय 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड दे आर नेचुरल लीनियर पॉलीमर। तो दो चीजें, अमाइलोज अमाइलोपैक्टिक दोनों में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दी, अल्फा डी ग्लाइको लिंकेज दी बिटवीन 1 and 4। यहाँ पे क्या हुआ बेटा कि यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज यूनिट है जो कि 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कर रहा है, एंड दे आर नेचुरल लीनियर पॉलीमर। टर्माइट जो होता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा, दीमक भी बोलते हैं, जैसे लकड़ियां नहीं होती लकड़ी, उसमें कभी बोलते हैं दीमक लग गया है, कि वो लकड़ी अब कमजोर हो जाती है, टूट जाती है। तो टर्माइट और दीमक टेक्स द सेलुलोज फ्रॉम वुड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी जो दीमक होते हैं वो क्या करते हैं, सेलुलोज को लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, लकड़ी से, वुड से, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी वो जो लकड़ी में है उसमें सेलुलोज होता है, तो उससे वो सेलुलोज लेते हैं। जो दीमक होते हैं, दीमक अपने बोलते हैं ना कभी कभी बेड में कि दीमक लग गया है, लकड़ी का कोई चीज है उसमें दीमक लग गया, वो कमजोर हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि जो टर्माइट या जिसको आप दीमक बोल रहे हो टेक्स दिस सेलुलोज फ्रॉम वुड एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब देखो भाई, नोट बड़े अच्छे से ध्यान में रखना। अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट जब 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन, जबकि जो बीटा डी ग्लूकोज यूनिट है ज्वाइन बाय 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेलुलोज। तो ये पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है
कि अगर 1,4 ग्लाइकोसिडिक अल्फा का लिंकेज होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का, तो बनेगा एमाइलोज, और अगर बीटा डी ग्लूकोज का 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है तो क्या बनेगा? सेलुलोज। ठीक है, चलो वेरी गुड। नाउ the OH attached to C1 is aligned in upward direction and OH attached to C4 is aligned in the downward direction. So they will combine to form 1,4 glycosidic linkage. तो अभी देख लेते हैं फटाफट। ये रहा बेटा, दिस इज C1 जैसे नीचे है और ये above है 4, अगेन C1, और ये रहा बेटा आपका C4। तो C1 और C4 के साथ इस तरीके से लिंकेज हो रहा है। So this is 1,4 glycosidic linkage of beta D glucose. So always remember this thing beta. So this is the glycosidic linkage in cellulose takes place. Clear है सबको यहाँ तक? आई होप। जल्दी बताओ, क्लियर है ये सब? ठीक है, सो दिस इज अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन सेलुलोज। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो बेटा। ठीक है, चलो अब आपके पास एक क्वेश्चन दिया है छोटा सा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्टार्च। तो आपको स्टार्च के लिए करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। पहला, इट इज अ प्योर सिंगल कंपाउंड। दूसरा, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू पॉलीसेकेराइड्स ऑफ ग्लूकोज। इट इन्वॉल्व द C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन द टू अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स। अगला है, इट इन्वॉल्व द ब्रांचिंग बाई C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो बताना है बेटा क्या कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू पॉलीसेकेराइड्स ऑफ ग्लूकोज, ये बात सही है क्या? बिल्कुल बताया था इसमें। और इट इन्वॉल्व द C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन द टू अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। तो स्टार्च के अंदर ये होता है क्या? बिल्कुल होता है। इट इन्वॉल्व द ब्रांचिंग बाई C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे यहाँ ब्रांचिंग भी होता है। तो बी, सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ए नहीं है क्योंकि इट इज अ प्योर सिंगल कंपाउंड, ये गलत है ना? ये प्योर सिंगल कंपाउंड थोड़ी है, ये तो मिक्सचर है। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू पॉलीसेकेराइड्स ऑफ ग्लूकोज। सो द स्टेटमेंट ए इज, मतलब ए ऑप्शन जो है वो गलत है, बाकी बी, सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। अब बेटा एक और आंसर दो फटाफट सभी लोग। आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ इसका आंसर। सभी रिप्लाई करेंगे। सेलुलोज एंड एमाइलोज हैव 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इज इज ट्रू? amylose and cellulose both have 1,4 glycosidic linkage. अगला, lactose contain beta galactose and beta D glucose. Maltose and lactose have 1,4 glycosidic linkage and sucrose and amylose have 1,2 glycosidic linkage. ठीक है, and you have to select the correct statement. ठीक है, तो ये पूरा लिंकेज वाले पे है, तो एक बार आप जब अच्छे से गो थ्रू कर लोगे सभी लिंकेज का, ठीक है, तो आप इजिली इसको बता सकते हो। क्लियर है ये चीज? किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ यहाँ तक। नहीं, जस्ट अ सेकंड बेटा। डन। सो एक बार आपको अच्छे से रिवीजन करना है पूरा एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, कि किसके बीच कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, 1,4 है कि 1,6 है, अल्फा डी ग्लूकोज के बीच है कि बीटा डी ग्लूकोज के बीच है, तो इसको अच्छे से आपको गो थ्रू करना है। ठीक है, सो व्हाट आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस? दैट इज ए, बी एंड सी। That is cellulose and amylose have 1,4 glycosidic linkage. Lactose contain beta D galactose and beta D glucose, and maltose and lactose have 1,4 glycosidic linkage. ठीक है, तो ये सही है, ये गलत है क्योंकि 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है ना कि 1,2, है ना? चलो एक और क्वेश्चन है बेटा, जो ये आया भी है जेई मेंस 2019 में। अब आपको दो चीजें बतानी है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग शुगर एक्स एंड वाई। ये शुगर एक्स है और ये शुगर वाई है। आपको बताना है इन दोनों के बारे में। एक्स इज अ रिड्यूसिंग शुगर वेयर वाई इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ध्यान से देखो, क्या एक्स में ये ओ फ्री है, ये वाला ओ? तो कैसे बताओगे कि कौन सा रिड्यूसिंग है कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है? तो यहाँ पे तो ये देखो इससे जुड़ा हुआ है ये चीज, है ना? जबकि वाई में देखो ये चीज ऐसे नहीं जुड़ी हुई है, बीच में CH2OH है, यहाँ पे ये एक रिड्यूसिंग नेचर हो सकता है, ये ऑक्सीजन रिड्यूस कराने में हेल्प कर सकता है, जबकि ये ऑक्सीजन इंगेज्ड है, ये जुड़ा हुआ है ना? आगे है एक्स इज अ नॉन रिड्यूसिंग एंड वाई इज अ रिड्यूसिंग। द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन एक्स एंड वाई आर अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली, एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन एक्स वाई आर बीटा
X and Y are beta and alpha respectively. So you have to identify कि which one is the correct. तो बेटा ध्यान से देखो, B and C, that is B and C. X पहला तो नॉन रिड्यूसिंग है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है ना, ये वाला, ये फ्री नहीं है, जबकि इसमें फ्री है। तो बोल देंगे कि यस, X इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड Y इज अ रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि Y में है। दूसरा, द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन X एंड Y आर अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। एक्स में अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है और इसमें बीटा है। कैसे अल्फा और बीटा का पता लगेगा बेटा? जब भी लिंकेज कुछ इस तरीके का दिख रहा हो तुम्हें, नीचे की तरफ ऐसे ऐसे बना हो, ये है, तो ये है अल्फा। और कभी भी इस तरीके का लिंकेज दिखे, ऊपर की तरफ उठता हुआ दिख रहा हो, तो उसको क्या बोलने वाले हो आप? बीटा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा दो तरीके का यहाँ पे लिंकेज। चलो, तो इसी के साथ हम लोग का पूरा जो अपना कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो पोर्शन था वो हमारा यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ, राइट। चलो, नेक्स्ट वी मूव टू प्रोटीन्स। तो अब हम क्या करने वाले हैं? प्रोटीन्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि प्रोटीन्स क्या होता है, प्रोटीन्स कैसे बनता है, इसकी पूरी क्या क्या कहानी है, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, ईच लिविंग सेल इज मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स, यानी जितने भी लिविंग सेल हैं दे आर मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन। एंड प्रोटीन्स आर हाई मॉलिक्यूलर मासेस, और भी से बाइपॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। यानी जो प्रोटीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? दे आर द हाई मॉलिक्यूलर मास कॉम्प्लेक्सेस एंड दे आर बायोपॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटीन्स आर पल्सेस हो गया, स्प्राउट हो गया, फिश हो गया, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इन सबसे हम लोगों को क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है बेटा, इन सबसे, है ना। यानी प्रोटीन्स आर द हाई मॉलिक्यूलर मास कॉम्प्लेक्स बाइपॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड सच एज पल्सेस, स्प्राउट, फिश एक्सेट्रा। अब क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड से मिलके बने हुए हैं, है ना। यानी प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड। तो हमें इस अमीनो एसिड को पढ़ना भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि ये अमीनो एसिड एक्चुअल में क्या है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अमीनो एसिड में हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन खुद इन अमीनो एसिड से मिलके बने हुए हैं। तो अगर आप प्रोटीन की स्टडी करना चाहते हो तो जिससे मिलकर बने हैं उसको जानना बहुत जरूरी है, यानी अमीनो एसिड्स। ठीक है, सो एज द नेम सजेस्ट ना, अमीनो एसिड्स, है ना, अमीनो एसिड्स मतलब इसके अंदर एक अमाइन ग्रुप है विच इज बेसिक इन नेचर, और एक इसके अंदर कोई एसिडिक ग्रुप भी है, तो उसी से इसका नाम क्या हो गया बेटा? अमीनो एसिड। यानी द अमीनो एसिड कंटेन अमीनो विच मीन्स अमाइन, बेसिक, एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, है ना। यानी जो अमीनो एसिड्स हैं वो क्या कंटेन करते हैं? अमीनो, जिसका मतलब होता है अमाइन विच इज बेसिक इन नेचर, एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज एसिडिक इन नेचर। यानी अमीनो एसिड दोनों बेसिक और एसिडिक का मिक्सचर है। अब देखो, तो एक जनरल फॉर्मूला क्या हो गया भाई अमीनो एसिड का? तो ये रहा जनरल फॉर्मूला। किस तरीके से बनाएंगे? दैट इज H2N, एक अमाइन ग्रुप हो गया, ये रहा CH, ये रहा R, और ये रहा बेटा COH। यानी ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का। अब इस R की जगह हम अलग अलग ग्रुप लगा के अलग अलग अमीनो एसिड्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कभी हम H रख दिया करेंगे, कभी हम CH3 रख दिया करेंगे, कभी हम CH3 CH2 CH3 रख दिया करेंगे, तो ऐसे अलग अलग चीजें हम R की जगह रखा करेंगे। बाकी ये स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है कि H2N है, ये COOH है ना। सो ये हो जाएगा हमारा मेन कहानी। यानी द जनरल फॉर्मूला इज लाइक NH2CHRCOH, और अमीनो एसिड के अंदर एक अमाइन और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नाउ दे हैव एसिड इन द फॉर्म ऑफ COH ग्रुप and base in the form of NH2 group, which we already discussed. Now, alpha carbon means the carbon to which the COH group is attached. For example, COH group यहाँ अटैच है तो ये कार्बन क्या हो गया? अल्फा। तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड अल्फा एमिनो, क्योंकि यहाँ पे जो अमाइन ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे लगा है बेटा? अल्फा पे। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अल्फा एमिनो एसिड, है ना। यानी अल्फा कार्बन मींस द कार्बन टू व्हिच द COH group is attached to the same carbon. If NH2 group is also linked, then it is called alpha amino acid. यानी जिस कार्बन से COH ग्रुप लिंक्ड है, अगर उसी कार्बन से NH2 ग्रुप भी लिंक्ड है तो अल्फा एमिनो एसिड, अगर उसके अगले वाले से लिंक्ड है तो बीटा एमिनो एसिड। तो इस तरीके से बेटा हम लोग एमिनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देखो ये स्ट्रक्चर है एमिनो एसिड्स का हमारे लिए।
है ना, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो ये रहा अमीनो एसिड, ये रहा हम लोग का अल्फा अमीनो एसिड, है ना, जिसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और एक अमाइन ग्रुप भी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द अमीनो एसिड। अब देखो बेटा, classification of amino acid on the basis of position, that is alpha, beta and gamma and so on. So alpha carbon means the carbon to which the COH group attached, already discuss कर चुके हैं हम लोग। To the same carbon if NH2 group is also linked, then it's called alpha amino acid। ये रहा alpha amino acid का example सबसे अच्छा। If one more carbon is attached to a carbon, alpha carbon, then it is called the beta carbon, and if it is attached to NH2 group, then this is called बीटा एमिनो एसिड। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये सीओएच ग्रुप है तो ये अल्फा ग्रुप हो गया, ये क्या हो गया आपका बीटा ग्रुप। तो दिस इज कॉल्ड बीटा एमिनो एसिड। तो अल्फा एमिनो एसिड था, ये बीटा एमिनो एसिड है। नोट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट, क्या है भाई, याद रखना है कि देयर आर अराउंड 20 एमिनो एसिड इन द लिविंग सिस्टम। यानी हमारे पास कम से कम कितने हैं हमारे पास, देयर आर 20 अमीनो एसिड इन द लिविंग सिस्टम, यानी हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर 20 नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड्स हैं, विच इज वेरी गुड, राइट। तो देयर आर अराउंड 20 अमीनो एसिड इन द लिविंग सिस्टम। चलो, अब ये अमीनो एसिड्स है और इनके कुछ सिंबल है कि कैसे कैसे हर अमीनो एसिड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या तरीका होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, जिनमें इक्वल नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप और इक्वल नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप लगे हो। तो ऐसे अमीनो एसिड जिसमें कि इक्वल नंबर ऑफ एसिडिक एंड इक्वल नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप लगे हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, और जनरल फॉर्मूला इनका क्या है, NH2CHR COOH। अब देखो बेटा, नेम ऑफ द अमीनो एसिड, फॉर एग्जांपल इसका क्या नाम हुआ, तो इसका नाम हो जाएगा ग्लाइसिन। और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं किया, जो बेसिक स्ट्रक्चर था जो मैं बता रहा था आप लोगों को, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर, लाइक H2N एंड दिस इज CH एंड दिस इज R एंड दिस इज COOH, राइट। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। सो हमें क्या करना है बेसिक स्ट्रक्चर में, वी रिप्लेस R। अगर मैंने इस आर को, मान लो इस आर की जगह में मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लाइसिन। यानी ये ग्लाइसिन का फॉर्मूला बन गया। कैसे बना है, देखो, दिस इज H2N और ये CH, आर की जगह एक H हो गया, और ये देखो COH। सो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लाइसिन क्या है, ग्लाइसिन इज विच टाइप ऑफ अमीनो एसिड, ग्लाइसिन वी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। सो क्या बोलना है आप लोगों को कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल amino acid. Why? Because here we have only one COH group and only one NH2 group. So if both NH2 group and COH group are equal, जब ये दोनों ग्रुप इक्वल होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, कि ये न्यूट्रल अमीनो एसिड्स है। और उसी तरीके से अगर मान लो एसिडिक ग्रुप ज्यादा होता या बेसिक ग्रुप ज्यादा होता, तो अगर एसिडिक ग्रुप ज्यादा होता तो हम उसको एसिडिक एमिनो एसिड्स बोलते हैं, बेसिक ग्रुप ज्यादा होता तो उसको हम बेसिक एमिनो एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है हमारी अमीनो एसिड्स और उसके सिंबल्स के बारे में। ठीक है, चलो, नाउ 3 लेटर सिंबल क्या है इनका, ग्लाई, GLY। तो 3 लेटर सिंबल है इनका ग्लाई, GLY। किसी भी अमीनो एसिड्स को हम उसके 3 लेटर वर्ड से पहचानते हैं, ग्लाई। 1 लेटर कोड इसका G हो गया, साइड चेन में R की जगह क्या लगाया, H लगाया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है, क्या, कि ग्लाइसिन इज द ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव एमिनो एसिड एज इट इज नॉट काइरल। तो ये काइरल नहीं है। क्यों नहीं काइरल है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि ये रहा H2N अलग ग्रुप है, यहाँ पे एक अलग ग्रुप, पर यहाँ भी वही H है, और COOH, यानी ये एक इकलौता है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन इज द ओनली ऑप्टिकल इनएक्टिव एमिनो एसिड एज इट इज नॉट काइरल, क्योंकि ये काइरल नहीं है। रेस्ट ऑल एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो हो गया, हाँ, अगला है आपका एलानीन। अगला क्या है, एलानीन। पहला ग्लाइसिन था, नेक्स्ट है आपका एलानीन। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, तो वही H2NCH, आर की जगह यहाँ पे CH3 है। आर की जगह क्या लगाया है बेटा, H हटा के
CH3 लगाया है, तो ये क्या बन गया, एलानीन बन गया। 3 लीटर सिंबल की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात एलानीन है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ALA से। ठीक है, 1 लेटर कोड तो भाई ए ही रहेगा। साइड चेन यहाँ पे मिथाइल चेन लगा दिया आपने। फिर नेक्स्ट आता है अमीनो एसिड आपका वैलीन, तो दिस इज द नेक्स्ट अमीनो एसिड वैलीन। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा इसका, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा इसका NH2 तो है ही, CH है ही, और इस CH के ऊपर CH3 है ना, तो ये आपका बन गया वैलीन का स्ट्रक्चर। 3 लीटर सिंबल देखो, बना के दिखाऊं एक बार, देखो ऐसे होता है H2NCH। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वैलीन का स्ट्रक्चर है बेटा हम लोगों का, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वैलीन। H2NCH, 1 2 3 CH2 होगा ना ये, CH2, फिर CH। यस, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द वैलीन। साइड चेन यहाँ पे क्या है, आइसोप्रोपाइल, दैट इज CH3, दैट इज CH3 और ये ऐसे किसी से लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहानी। 1 2 3 और 4। क्लियर है बेटा, चलो। अब आइसोप्रोपाइल ग्रुप इज लाइक वी शेप एंड हेंस इजी टू रिमेम्बर द नेम वैलीन। तो इसका कोई शेप जो होता है वी शेप का होता है, इससे आसानी से आप इसके नाम याद रख सकते हो, वैलीन। अब ये हमारे पूरे के पूरे 20 अमीनो एसिड्स हैं जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स थे, दैट उसको हमने डिवाइड कर दिया है फर्दर, दैट इज नॉन पोलर, फिर कर दिया हम लोगों ने पोलर, फिर कर दिया हमने उसको एसिडिक, फिर कर दिया हम लोगों ने उसको बेसिक। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी टोटल 3 होते हैं। तो देखो फटाफट, नॉन पोलर में ये है एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, ये सब है। पोलर में ग्लाइसिन, साइटोसाइन, ये सब दे रखा है। एसिडिक में देखो एस्पार्टेम और ग्लूटोनिक एसिड है। बेसिक में है लाइसिन, आर्जेंट और हिस। ठीक है, ये सभी किसके एग्जांपल्स है बेटा, बेसिक के। तो इस हिसाब से आप 20 अमीनो एसिड को क्लासिफाई कर सकते हो। नॉन पोलर, पहला तो नॉन पोलर में, फिर पोलर में, और फिर एसिडिक और बेसिक में। तो इस तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब देखो बेटा, क्या आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना है। पहला, काइरल कार्बन, तो ये हम शायद ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अ कार्बन एटम दैट इज अटैच्ड टू अ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, उसी को बोलते हैं हम लोग काइरल कार्बन, है ना। यानी कोई भी तुमसे पूछे कि व्हाट इज काइरल कार्बन, तो काइरल कार्बन का मतलब ही क्या है, कि ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग ग्रुप से घिरा हुआ हो, है ना, जो 4 अलग अलग ग्रुप से सराउंडेड हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे काइरल कार्बन, काइरल सेंटर, है ना। यानी काइरल कार्बन दैट इज अ कार्बन एटम दैट इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक, for the 3 letter code of glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine is Gavli. That we can remember by done a name अरुण गवली। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो इसके नामों को। क्या बोलना है, अरुण गवली। ठीक है, या कुछ और लगा लो, पर गवली बोलना है। गवली से क्या क्या याद हो जाएगा, ग्लाइसिन, ए से एलानिन, बी से वैलिन, एल से लियोसिन, और आई से आइसो लियोसिन। ठीक है, चलो। पिक फॉर द ऑक्सीजन कंटेनिंग अमीनो एसिड, जैसे कि पहला है याद करने का तरीका, पिग स्टे इन पिग्स स्टे इन स्टाइल। जैसे अमीनो एसिड सेरीन हो गया, थायरोइन हो गया, थायरोसाइन हो गया, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन। अब बात करेंगे थोड़ा सा हम लोग एसिडिक एमिनो एसिड की। ठीक है, व्हाट इज एसिडिक एमिनो एसिड। सो सबसे पहले नेम ऑफ द एमिनो एसिड क्या हो जाएगा, एस्पार्टिक एसिड हो गया या ग्लूटामिक एसिड हो गया, है ना। एस्पार्टिक एसिड हो गया या फिर ग्लूटामिक एसिड हो गया, तो ये 2 हो गए हमारे। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। तो नेम ऑफ द अमीनो एसिड क्या हो गया, एसिडिक में एस्पार्टिक एसिड हो गया और
ग्लूटामिक एसिड हो गया। 3 लेटर सिंबल क्या हो जाएगा, एस्पार्टियम, ASP है, और ग्लूटामिक का हो गया ग्लू। साइड चेन क्या क्या है भाई, तो इसमें जो साइड चेन है वो है CH2COH। साइड चेन क्या है, CH2COOH। इसमें CH2COOH, मतलब पहले में एथेनोइक एसिड है तो दूसरे में प्रोपेनोइक एसिड है। तो ये हो गया हम लोग का एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जांपल। देखो एग्जांपल बताते हैं। जैसे ये हो गया स्पार्टिक एसिड, बेटा देखो यहाँ पे COH ग्रुप दिख रहा है, दिख रहा है, और ये देखो यहाँ भी। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द स्पार्टिक एसिड्स। ग्लूटामिक एसिड देखो, ये अगेन COH है, ठीक है, ये भी है। डन। तो ये ग्लूटामिक एसिड और जो अपने ये है स्पार्टिक एसिड, बोथ आर एसिडिक इन नेचर। अब बात करते हैं, अगर एसिडिक अमीनो एसिड की भी बात हो गई तो अब हम बात करेंगे बेसिक अमीनो एसिड की। तो सबसे पहले नेम ऑफ द अमीनो एसिड इज अर्जेंजाइन हो गया, हिस्टाडीन हो गया, लाइसिन हो गया, है ना, ARG, हिस और लिस। ठीक। सो ये तरीका है याद करने का बेसिक अमीनो एसिड को। अर्जेनाइन, हिस्टाडीन और हो गया लाइडीन, लाइसिन। ठीक है। so these all are the name of the basic amino acid। 1 लेटर कोड क्या होगा भाई इनके लिए, RH और K होगा। 1 लेटर कोड तो सिंपल है। और साइड चेन क्या होने वाली है इसके अंदर, पहला CH2 NH NH NH2, हेट्रोसाइक्लिक 5 मेंबर रिंग कंटेनिंग CH2 ग्रुप एट द 5 पोजीशन। और साइड चेन में क्या क्या है, CH2 थ्राइस और NH2 है। तो इस हिसाब से आप बेसिक एमिनो एसिड्स के बारे में कुछ आइडिया लगा सकते हो। ये मैंने हिस्टाडीन का डायग्राम बनाया है, किस तरीके से हम लोग को हिस्टाडीन देखने को मिलता है। ठीक है। आप फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट बताना है आपको। सबके पास 2 मिनट का टाइम है, टिल आई टेक सम वाटर, और 1 मिनट का टाइम है मैक्सिमम। आप सभी लोग इसको फटाफट फटाफट बताइए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द पहला है ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। दूसरा, ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। तीसरा, ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना। एंड ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लूटामिक एसिड आर ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जल्दी से सिलेक्ट करो फटाफट और मुझे बताओ विद इन 1 मिनट कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर दिस। फटाफट मुझे सबके रिस्पॉन्सेज चाहिए चैट बॉक्स में। वेट वेट, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया ये। या जल्दी बताओ भाई फटाफट, क्या आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्या होना चाहिए आंसर इसका। ठीक है, यस बेटा, है ना। दैट इज थर्ड, कि ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव, यानी ग्लाइसिन को छोड़ के जो ऑप्टिकली इनएक्टिव था, इसके अलावा जितने भी है विच फॉलोइंग अमीनो एसिड, सभी के सभी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स देख रहे हैं। कैसे देखना है, ध्यान से देखो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द अमीनो एसिड बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप, एक तो ये देखेंगे।
बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप। एक होगा हमारा फंक्शनल ग्रुप के बेस पे नेचुरल न्यूट्रल अमीनो एसिड, यानी ऑब्वियसली ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक और NH2 ग्रुप होगा तो हम बोलेंगे कि ये पक्का न्यूट्रल अमीनो एसिड है, जैसे ग्लाइसिन हो गया, एलालीन हो गया। न्यूट्रल डजंट मीन कि पीएच नेसेसरली इक्वल टू 7। 15 अमीनो एसिड्स आर न्यूट्रल न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। यानी लगभग 50 अमीनो एसिड जो है वो न्यूट्रल है, बट इट डजंट मीन कि उनका पीएच न्यूट्रल है। यहाँ पे न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है? व्हेन दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ COH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है। ग्लाइसिन हो गया और एलालीन हो गया, ठीक है। चलो, नहीं देख लो बेटा इसको जरा, कैसे दिख भी रहे हैं, ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है या एलालीन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, इफ मोर नंबर ऑफ COH ग्रुप आर प्रेजेंट, अगर ज्यादा नंबर ऑफ COH ग्रुप प्रेजेंट होंगे एज कंपेयर टू NH2 ग्रुप, है ना, एज कंपेयर टू NH2 ग्रुप, यानी इफ द मोर नंबर ऑफ COH ग्रुप आर प्रेजेंट एज कंपेयर टू NH2 ग्रुप, देन it's said to be acidic amino acid. Example, aspartic acid और glutamic acid, ठीक है। aspartic acid और glutamic acid, so ये दोनों एसिड्स ऐसे हैं, aspartic और glutamic, they having the more number of acidic groups are present. चलो, इसमें क्या नोट याद रखना है? वी आर नॉट काउंटिंग अमाइड ग्रुप एज इट न्यूट्रल, तो हम अमाइड ग्रुप को ले नहीं रहे। तो ये रहा बेटा स्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मूला, देखो फटाफट। ये है हम लोगों का एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड का एक फॉर्मूला। फटाफट बताओ बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको? डन। अब बात करो जरा बेसिक एमिनो एसिड्स की। सो इफ द मोर नंबर ऑफ NH2 ग्रुप प्रेजेंट, बहुत सिंपल है। न्यूट्रल का मतलब इक्वल नंबर है दोनों के, एसिडिक का मतलब COH ग्रुप ज्यादा है, और बेसिक का मतलब NH2 ग्रुप ज्यादा हो गया। सो इफ द मोर नंबर ऑफ NH2 ग्रुप आर प्रेजेंट एज कंपेयर टू COH ग्रुप, है ना, कि अगर ज्यादा नंबर ऑफ NH2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू COH ग्रुप, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेसिक एमिनो एसिड। एग्जाम्पल देखो, लाइसिन हो गया, अर्गेनिन हो गया। द नाइट्रोजन एटम कैन एब्स्ट्रैक्ट H+, तो नाइट्रोजन एटम वो क्या कर सकता है? H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। देखो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लाइसिन एंड आर्गिनिन, दोनों एग्जांपल्स हैं बेसिक एमिनो एसिड्स के। अब देखो सिंथेसिस के बेस पे इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो एक होता है बेटा हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एक होता है हमारा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म एसेंशियल अमीनो एसिड? तो याद रखो 10 अमीनो एसिड हैं दैट शुड नेसेसरली बी प्रेजेंट इन आवर डाइट। यानी आप ऐसे ही बोल सकते हो, व्हाट इज एसेंशियल अमीनो एसिड? द अमीनो एसिड which is essential for our body and cannot be prepared by our body, जिन अमीनो एसिड्स को हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती और उसको हमें एक्सटर्नली लेना पड़ता है किसी डाइट के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड। क्लियर है सबको? डेफिनेशन एसेंशियल अमीनो एसिड का, द अमीनो एसिड व्हिच कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन आवर बॉडी एंड इट कैन बी टेकन थ्रू सम एक्सटर्नल डाइट, है ना, इज कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो बेटा हमारे पास टोटल 10 अमीनो एसिड्स होते हैं दैट शुड नेसेसरली बी प्रेजेंट इन आवर डाइट, ठीक है। आप देखो ट्रिक क्या है याद करने का उन 10 के 10 एलिमेंट को, सॉरी 10 के 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स को याद करने का तरीका। तो तरीका बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हेल्प करेगा। याद करने का तरीका है बेटा PHLV मित्तल, PHLV मित्तल। कैसे याद करोगे? P का मतलब होगा फिनाइल एलानीन, H का मतलब हो जाएगा हिस्टाडीन, L का मतलब हो जाएगा ल्यूसीन, V का मतलब हो जाएगा लाइसिन, ठीक है। तो एक तो ये हुआ। फिर M का मतलब हो जाएगा मिथोनाइन, I का मतलब आइसोल्यूसिन, T का मतलब केरोनाइन, टेट्रोफाइव और आर्गिनिन, ठीक है। तो टोटल ये हमारे 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है और इसको हमें एक्सटर्नली किसी भी तरह से लेना होता है, ठीक है। एसेंशियल अमीनो एसिड में 3 वर्ड में अगर आप लिखना चाहो तो फिनाइल एलानीन को FVH लिख सकते हो, वैलीन को VAL लिख सकते हो, तो ये कहानी है। अब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होता है? तो 10 अमीनो एसिड दैट आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, यानी कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं लगभग 10-11
जो हमारी बॉडी में खुद बन जाते हैं, है ना। यानी 10 अमीनो एसिड दैट आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। अब ट्रिक क्या है इसको याद करने का भाई, 10 अमीनो एसिड्स को। तो इसको याद करने का ट्रिक है, दैट इज सी वाई। पहले देख लेते हैं थ्री वर्ड रिप्रेजेंटेशन, सी वाई एस, ए एस एन, ए एल ए एस पी, टी आई आर एंड सो प्रोटोनियम तक। ठीक है, तो ये कहानी हो जाएगी बेटा, जिससे हम लोग इसको समझ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से बता दो एक बार फटाफट, सबको क्लियर है? हम्म, ठीक है। तो अब हम लोग करने वाले हैं बेटा ज्यूटर आयन के बारे में बात, है ना। फटाफट एक बार देखो व्हाट इज ज्यूटर आयन। So basically, in the neutral amino acid, the COH loses a proton, है ना। यानी न्यूट्रल अमीनो एसिड्स के अंदर जो COH ग्रुप होता है, एसिडिक ग्रुप, लूजेस अ प्रोटोन, वो अपने प्रोटोन को लूज करता है। एंड द NH2 ग्रुप ऑफ द सेम मॉलिक्यूल पिक अप द प्रोटोन, और जो NH2 ग्रुप होता है उसी मॉलिक्यूल का, वो क्या करता है, उस प्रोटोन को पिक कर लेता है। द रिजल्टिंग आयन इज अ डाइपोलर चार्ज बट ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इज कॉल्ड ज्यूटर आयन। ज्यूटर का मतलब है जर्मन वर्ड, दैट इज ज्यूट्रियन, दैट मीन्स टू आयंस, यानी टू आयंस को बोलते हैं। क्लियर है? यानी अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक मोर एक्यूरेटली और एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, तो याद रख लेना इस चीज को कि न्यूट्रली तो अमीनो एसिड सोल्यूशन जो COH है वो प्रोटॉन को लॉस किया और 72 जो है उसमें जाके लग जाता है। ठीक है, नाउ द रिजल्टिंग आयन इज डाइपोलर चार्ज बट ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यानी अभी भी रिजल्टिंग इधर डाइपोलर चार्ज तो होता है, चार्ज होता है, बट इलेक्ट्रिकली दे आर न्यूट्रल, इज कॉल्ड ज्यूटर आयन। क्लियर है? अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक मोर एक्यूरेटली एम्फोटेरिक इन नेचर। तो ज्यादातर किस नेचर के होते हैं? एम्फोटेरिक। देखो बेटा, जैसे ये रहा हम लोग का सी और ये रहा हम लोग का कोई बेसिक ग्रुप, तो यहाँ से एक निकलेगा और इस बेसिक ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है, यानी a substance is described as amphoteric if it can both donate or accept a proton। यानी ऐसे चीज जो डोनेट और एक्सेप्ट दोनों कर ले प्रोटोन का, उसको हम लोग बोलते हैं एम्फीप्रोटिक। ठीक है, द अमीनो एसिड आर एग्जिस्ट इन अ ज्यूटर आयोनिक फॉर्म, मेजर फॉर्म इन द सॉल्यूशन। क्लियर है? नाउ ये देखो, आपका ये NH2CHR COH का फॉर्म है, देखो यहीं से ये NH2 का एक लोन पेयर था, तो यहीं से एक इलेक्ट्रॉन निकला और COH वाले ने एक्सेप्ट करके COO नेगेटिव बना लिया और H2O बाहर निकल गया। डन। देखो यहाँ पे बेटा जैसे मैंने बनाया है, तो ये ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे फॉर्मेशन हो रहा है? तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन लूज की जा रही है, यहाँ पे उसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये COO नेगेटिव ही NH3+, तो यहाँ से एक प्लस निकला, यहाँ से OH निकला, है ना, और H2O बन गया, और ये बन गया हम लोगों के लिए। इन द अमीनो एसिड आर एग्जिस्ट इन द ज्यूटर आयनिक फॉर्म फ्रॉम मेजर फॉर्म इन अ सॉल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, कि ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है भाई, कैसे आप डिफाइन करेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को? ठीक है, तो चलो डिफाइन करते हैं बेटा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को। सो बेसिकली दीज स्पीसीज विच हैज एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यानी ऐसी स्पीसीज जहां पे इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, is known as Jupiter ion, and the pH at which the net electric charge on a molecule is zero is known as isoelectric point। तो यहाँ पे दो चीजें निकलती है, एक निकलती है ज्यूटर आयन क्या होता है, और एक निकल के आया है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ ज्यूटर आयन। ठीक है, अब देखो ऐसे स्पीसीज विच हैज एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, है ना, जिसके पास इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव हो और इक्वल नंबर ही नेगेटिव चार्ज भी हो, इज नोन एज ज्यूटर आयन। एंड द पीएच, और एक ऐसा पीएच at which the net electric charge on the molecule is zero is known as isoelectric point। इसी को isoelectric point के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, we have this structure, we have this structure, right? तो ये थर्ड है, तो इसमें से क्या है, COO नेगेटिव है। यानी जैसे ही इसने क्या किया है, यहाँ पे लोन पेयर के थ्रू अपना इलेक्ट्रॉन को लूज किया है ना, लूज किया है इसके लिए।
सो एक ऐसा पीएच जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ 2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ 3 इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। यानी कोई पूछे व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, तो देखो ये दो फिगर है, एक फिगर इसी एक फिगर का ये दूसरा फिगर है, ये तीसरा फिगर है। तो बोल रहा है कि एक ऐसा पीएच जहां पे कंसंट्रेशन दो का तीन के इक्वल हो जाए, दो का कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाए, तीन के इक्वल हो जाए, उसी पॉइंट को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। ठीक है, जिसके अंदर हमारा होता है न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ये NH3+ है, ये CO है, तो ये OH के लिए वैल्यू दे रखी होती है pKa 2.34 दे रखी है, NH3 के लिए pKa दे रखा है 9.69। सो इसका पीएच कैसे निकलेगा? तो पीएच निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जो दो वैल्यूज दे रखी है इन दोनों को ऐड करना डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि बाइनरी सोल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो पाई की वैल्यूज का। जल्दी बताओ बेटा, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो? टिल कैलकुलेशन ऑफ P1 वैल्यूज ऑफ न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड्स। जल्दी बताओ, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो, कैसा भी डाउट। नो। एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड देखो कैसे निकालेंगे। जैसे वैल्यू दे रखी है COH की 4.25, बोला है पीके निकालो, और NH3 का दे रखा है पीके 9.67। तो हमें पता है एसिडिक फॉर्म ऑफ ग्लूटोनिक एसिड में ऐसे ही करते हैं। ठीक है, जैसे पीएच निकालना है, दोनों को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो इस तरीके से एसिडिक फॉर्म ऑफ ग्लूटोनिक एसिड निकल के हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए भी हम लोग अलग अलग पीआई वैल्यूज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, पीके वैल्यू 1.88 है, ये पीके वैल्यू 3.65 है, और पीके दे रखा है 9.60। यानी इस वाले ग्रुप के लिए दे रखा है 3.365, इस वाले COOH है ना, इसके लिए आप C डबल बॉन्ड O है, इसके लिए दे रखा है 188। तो कैसे निकालोगे? 188 प्लस 365 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया? 2.77। उसी तरीके से न्यूट्रल अमीनो एसिड्स का देखो, ये कितना आ रहा है? 6.01। एंड सेम वे में जब हमने लास्ट वाले का निकाला तो इसका पीएच कितना आ गया है? हम्म, इसका पीएच आ गया है 9.74। तो ये है बेसिक अमीनो एसिड्स लाइसिन, और ये दोनों है न्यूट्रल अमीनो एसिड एलानिन, और द एसिडिक अमीनो एसिड एस्पार्टिक एसिड। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये सारी चीजें बेटा, ये क्वेश्चन है, मैं आप लोग को देता हूँ, एक बार सॉल्व करना कल, कि in lysine pK value of side chain is about 10.05, assuming that the pK of carboxylic ion is 2 and 9, the PI system। तो PI के लिए तो कुछ नहीं करना, मतलब pH के लिए तो कुछ नहीं करना, दोनों वैल्यू को जोड़ दो, तो 9 प्लस 10.5 डिवाइडेड बाई 2, तो उस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल गाइस। आज हम लोगों ने इस पूरे को डिस्कस किया, अब हमारा ये ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो चुका है। अब एक क्लासेस और लेंगे हम लोग, जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और DNA RNA में डिफरेंस करेंगे, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, जो थर्सडे की क्लास होगी। यानी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी थर्सडे की, जब तक हम इस चैप्टर को पूरा अपना कंप्लीट कर लेंगे। किसी को कोई भी डाउट हो तो फटाफट पूछ लो एक बार। एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क। पूछो बेटा फटाफट। एनी काइंड ऑफ डाउट? नो? सब क्लियर है? चलो ठीक है, सो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वहां हम लोग आगे अपना इसको कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन सेशन है, और थोड़ा बहुत इसमें पेप्टाइड बॉन्ड जो रहेगा उसको कवर करेंगे। टिल टेक केयर ऑल, एंड थैंक यू।